हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट सेकंड, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड कुछ एक साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं तो मैं कहूंगी कि आप एंड तक इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि हर एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ एक केस लॉज भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो करनी है। इसमें अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है, यूनिट 10 स्टार्ट करी है और वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और अभी हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट सेकेंड। ठीक है, और इसके अलावा यदि आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर सेशन आप एक बार देख लीजिएगा इनको भी। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो जाइएगा। ठीक है, और ताकि आपको जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। और इसके अलावा यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसे सुप्रीम लॉ कहा जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कहा जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसको फ्रेम किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, और ये फ्रेम करता है फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल, प्रोसीजर, प्रैक्टिस, राइट, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और ये इंपार्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को, कि सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है हमारे इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कोई भी पार्लियामेंट अदरवाइज कोई लॉ बनाए तो वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि इसमें से कोई भी ऐसा प्रोविजन ऐसा ना हो किसी भी लॉ में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन की वायलेशन करता। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा सुप्रीम है, नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। और इसको क्रिएट किसके द्वारा किया गया था, इसको बनाया किसके द्वारा गया था, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया नहीं गया था, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था और अडॉप्ट किया गया था बाय इट्स पीपल। ठीक है, विद अ डिक्लेरेशन इन द प्रियम्बल, जो कि इसकी डिक्लेरेशन कहां पर आपको देखने को मिलती है, प्रियम्बल में देखने को मिलती है। और पार्लियामेंट जो है वो इसको कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकती। ठीक है, और इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कहा जाता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जब इसको बनाया गया था एट द कमेंसमेंट के टाइम में, इसके 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थी और 8 शेड्यूल थी। ठीक है, और इसमें ये कंसिस्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 1,45,000 वर्ड थे उस टाइम जब बनाया गया था। ठीक है, और मेकिंग अ सेकेंड लार्जेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इसे कहा जाता है, ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट में 25 पार्ट है। ठीक है, और 12 शेड्यूल है, 5 अपेंडिक्स है, 448 आर्टिकल है, और अमेंडमेंट 101 अमेंडमेंट यहां तक का मेरे पास डाटा है, लेकिन अभी तक 104 अमेंडमेंट जो है वो हो चुकी है। ठीक है, तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और ये कम इनटू फोर्स में कब आया था, इफेक्ट में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, रिपब्लिक डे की आपको हर साल जो है वो हॉलीडे होती है, आप फ्री होते हैं, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को इसे इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, और इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उनको कंसीडर किया जाता है टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आफ्टर अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन ऑफ इंडिया बिकम कंटेम्परेरी और मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, कि जो संविधान हमारा बन के तैयार हो गया, इसको बनाने के बाद भारत संघ जो है वो समकालीन और आधुनिक भारत गणराज्य जो है वो बन गया, रिपब्लिक जो है बन गया। बात करें साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट साइलेंट फीचर क्या है, ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा अलग अलग कंट्री से कुछ एक प्रोविजन, अच्छी चीजें जो है वो उठा के बोरो करी है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी। मोस्ट विजिबल एंड इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक तो यूनिक है
और दूसरा लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। ओरिजिनली जैसे कि हमने अभी भी देखा 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थी, लेकिन एट प्रेजेंट में 448 आर्टिकल हो चुके हैं, 12 शेड्यूल्स हो गई हैं, ठीक है, और 25 पार्ट हो चुके हैं। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये फुली रिटन डॉक्यूमेंट है। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था वेरियस लॉ फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कंट्री के द्वारा, ठीक है। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन करता है सेपरेट प्रोविजन ऑफ फॉर द स्टेट, ठीक है, एंड सेंटर और देयर इंटर रिलेशनशिप। आप देखेंगे कि अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं, लिस्ट दी गई है कि सेंटर के लिए यह प्रोविजन होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी यूनियन लिस्ट में जाके लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्टेट लिस्ट में जाके लॉ बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट जहां पर दोनों को ही पावर दी गई कि आप जो है वो लॉ बना सकते, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उन्होंने बोरो किए थे कुछ वेरियस प्रोविजन फ्रॉम सेवरल अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। हम जो है वो इस सेशन के लास्ट में डिस्कस भी करेंगे कौन से प्रोविजन जो है वो कौन कौन सी कंट्री से लिए गए, बोरो किए गए, ठीक है। इसको हम तो इसलिए आप यदि सेशन को देख रहे हैं तो एंड तक देखिएगा, ठीक है, विद केस लॉज भी देखेंगे, हम हर एक प्रोविजन देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देर आर द सेपरेट प्रोविजन जैसे फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग अलग प्रोविजन बनाए गए हैं जो कि ऐड किए गए हैं आपके आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3, 4, इनमें जो सब क्लॉज है जहां पर इन जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट है, इनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो है वो स्पेशल पावर अपॉर्चुनिटी दी गई है और स्पेशल रिजर्वेशन दी गई है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 3 में भी यही बातें बोली है कि आप जो है वो स्टेट जो है वो अपना लॉ बना सकता है, किसके लिए, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। और साथ ही साथ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में भी ये बोला गया है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, किसके लिए, रिजर्वेशन के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, जिसको कि हम आगे आने वाले जितने भी सेशंस होंगे उनमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें प्रोविजन दिया गया है सिंगल सिटीजनशिप का फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इंडिविजुअल जो है वो चाहे बिलोंग करता है किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनियन टेरिटरी से, बट वो इंडिविजुअल क्या होगा, सिटीजन होगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया, ठीक है, कंट्री का, इंडिया का सिटीजन होगा। ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करते कि यदि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हिमाचल से बिलोंग करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं तो हमें स्टेट की भी सिटीजनशिप मिली है और अपनी कंट्री की भी सिटीजनशिप मिली है। हम तो यही कहते हैं ना कि हम इंडिया के सिटीजन हैं, तो सिंगल सिटीजनशिप का भी प्रावधान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक पर्सन जो कि इंडिया में रहता है और हर एक सिटीजन जो कि इंडिया का है उसे जो है वो कुछ एक स्पेशल पॉलिटिकल एंड सिविल राइट दिए गए, और हर एक पर्सन जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है होगा जो कि 26 जनवरी 1950 को डोमिसाइल इंडिया था, मतलब इंडिया में रह रहा था, अधिवास कर रहा था, चाहे उसने उस टाइम जन्म लिया था इंडिया में या उनके पेरेंट्स जो कि बॉर्न हुए थे इंडिया में, उनको भी हमने सिटीजनशिप दी थी हमारे इंडिया की। और इसके अलावा यदि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है और एटलीस्ट वो 5 ईयर तक वहां पर रहा है तो इस बेसिस पर भी उन लोगों को सिटीजनशिप दे दी गई थी। और ऑल दोज सिटीजन, सभी सिटीजन को जो है वो राइट दिए गए थे फ्रीडम राइट एंड प्रोटेक्शन के, ठीक है, कि कम से कम 5 साल के लिए जो है निवासी होने पर वे सभी जो है वो सिटीजनशिप, नागरिक समान स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा के हकदार जो है वो हैं, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप का भी प्रावधान है। एंड थर्ड जो का साइलेंट फीचर है वो है फंडामेंटल राइट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए कुछ एक फंडामेंटल राइट टू इंडियन सिटीजन, ठीक है, सभी सिटीजन को, जो भी इंडिया के सिटीजन हैं उनको फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि कहां दिए गए हैं, आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 में जो है वो दिए गए हैं, पार्ट 3 में दिए गए हैं, ठीक है, और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35। और ये इन्हें हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन बिल ऑफ राइट, इन्हें हम इंडियन बिल ऑफ राइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1979 का, देयर आर द प्रेजेंटली 6 फंडामेंटल राइट रह गए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले हमारा 7 फंडामेंटल राइट होते थे, लेकिन बाद में जब राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से रिमूव करके क्या बना दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया,
ठीक है, और से हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट जो है वो रह गए, ठीक है। और 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है आपका राइट टू इक्वलिटी का राइट, ठीक है, समानता का अधिकार जिसे हम हिंदी में कहते हैं, राइट टू इक्वलिटी। ये फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोवाइड करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। और इट ऑल्सो एंड डिस्क्रिमिनेट, और ये बात करता है कि हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी और टाइटल्स को, किसी भी तरह से किसी भी पर्सन के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं किया जाएगा। छुआछूत जैसी नीतियां या प्रथाएं जो है वो रिमूव कर दी जाएंगी, और किसी को भी जो है वो राइट नहीं दिया जाएगा कि आप अपना टाइटल जो उपाधियों को भी समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी, ये दिया गया है आर्टिकल 14 टू 18 तक, ठीक है। और कौन कौन से राइट, फिर ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारा राइट टू इक्वालिटी दिया गया है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट राइट, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। दिस फंडामेंटल राइट फर्दर इसको डिवाइड किया गया है 6 काइंड ऑफ फ्रीडम, 6 काइंड ऑफ फ्रीडम जो कि दी गई है आर्टिकल 19 में। सबसे पहले आता है सब क्लॉज 1 में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फ्रीडम है असेंबल होने की पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक है। फ्रीडम है फ्रॉम एसोसिएशन, फ्रीडम है टू मूव फ्रीली इन इंडिया, कि आप किसी भी एरिया में, किसी भी इंडिया में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो। फ्रीडम है आपको रिजाइड करने की, रहने की किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, एनी पार्ट ऑफ इंडिया में। और फ्रीडम है आपको अडॉप्टिंग एनी प्रोफेशन, कि आप किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हो, किसी भी ट्रेड को अपना सकते हो, किसी भी ऑक्यूपेशन को अपना सकते हो, ठीक है। फिर है आपका राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। तो दिस फंडामेंटल राइट ग्रांट करता है हर एक इंडिविजुअल को राइट टू बिलीव प्रोफेस, की वो अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, अपने धर्म पर विश्वास कर सकता है, मानने की पूजा, और उसको अधिकार दिया गया कि आप किसी भी रिलीजन को मानो, ठीक है। आपको किसी भी तरह का यहाँ रोका नहीं जाएगा। हर एक पर्सन जो है वो फ्री है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, और अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने अपने देवी देवता की वो पूजा कर सकता है, ठीक है। और स्टेट जो है वो किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया एक ऐसा स्टेट है, ऐसी कंट्री है जिसका अपना कोई भी कॉमन रिलीजन नहीं है। ये सभी लोगों को राइट देता है अपनी इच्छा से अपने धर्म के अकॉर्डिंग पूजा पाठ करने का, किसी भी तरह से। यदि आप किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये ऑल्सो गारंटी देता है राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, की आप जो है वो किसी भी तरह से अपना, यदि आप मेंटेन करना चाहते हो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो आप मेंटेन कर सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो। किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करो, ठीक है। तो किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा। फिर है आपका फोर्थ, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट जो है वो गारंटी देता है ऑल माइनॉरिटीज अ राइट टू मेंटेन, डेवलप एंड फर्दर टीच देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। ये राइट, ये मौलिक अधिकार सभी अल्पसंख्यक, सभी माइनॉरिटी को अपनी भाषा संस्कृति को बनाए रखने, विकसित करने और उसको आगे सिखाने के लिए, यदि आप किसी इंस्टीट्यूशन को भी स्टैब्लिश करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। ये उन्हें अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना ये प्रोवाइड करता है राइट एस्टैब्लिश्ड और मेंटेन करने के लिए और एडमिनिस्टर करने के लिए अपना ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, कि आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है, ठीक, कि आपको किसी भी तरह से कोई भी पर्सन जो है वो फोर्स लेबर नहीं करवा सकता, ठीक है। कि इस फंडामेंटल राइट में ये प्रोहिबिट किया कि आप कभी भी किसी को फोर्स लेबर नहीं करवाओगे, किसी भी चाइल्ड से काम नहीं करवाओगे, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी प्रोहिबिट किया गया, ठीक है। और ये इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट वेरियस ह्यूमन एट्रोसिटीज, ठीक है। और ये हमारे 5 फंडामेंटल राइट हो चुके हैं, और हमारा 6 फंडामेंटल राइट क्या है, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि दिया गया है आर्टिकल 32, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट जिसे हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ऑल द फंडामेंटल राइट का ये हार्ट एंड सोल है, कि यदि किसी भी पर्सन के अदर जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए, जिसमें सब क्लॉज में अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं,
आपको वेरियस अलग अलग फंडामेंटल राइट दिए गए यहाँ पर। यदि आपको राइट टू इक्वालिटी भी दिया है ना 14 to 18, तो उसमें भी वेरियस अलग अलग 14 में ये दिया है, 15 में ये दिया है, 15 सब क्लॉज ए में दिया है, 15 सब क्लॉज बी में दिया, इस तरह से बहुत डिटेल में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो यदि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो आर्टिकल 32 में जाकर और 226 में जाकर हम क्या कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। ये राइट, ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 इंश्योर करता है इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट एंड प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द वायलेशन ऑफ दीज राइट। यदि किसी के भी फंडामेंटल राइट की किसी भी अदर फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो आप यहाँ पर आर्टिकल 32 में जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो। और अंडर दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास पावर है इशू रिट करने की फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट साइलेंट फीचर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। और ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ बहुत डिटेल में नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइलेंट फीचर को डिस्कस किया जा रहा है। आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी जिसमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, यदि आप राइट टू इक्वालिटी को भी डिस्कस कर रहे हैं तो उसको भी बहुत डिटेल और विद केस लॉज के साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपका दिया गया है पार्ट 4A में। ठीक है, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है वेरियस फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं ईच सिटीजन के लिए। और ये भी याद रखिएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट है, कि आप उनकी इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट है। ठीक है, तो दो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या दी गई है। फर्स्ट बोला है टू अवॉइड by constitution or respect its ideals and institution as well as respect of national flag and national anthem। यहां पर फर्स्ट आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप संविधान का पालन करेंगे और उसके आदर्श संस्थानों का सम्मान करेंगे, साथ ही साथ राष्ट्र ध्वज का भी आप सम्मान करोगे, राष्ट्रगान का भी आप सम्मान करोगे। ठीक है, और फिर बोला है टू इनशाइन टू चेरिश द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, कि स्वतंत्रता संग्राम के महान जितनी भी आदर्श हैं आप उनको संजोगे। और टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के का भी यहाँ पर ड्यूटी दी गई है। हर एक सिटीजन की ये ड्यूटी बनती है कि आप क्या करोगे, भारत की एकता अखंडता को बनाए रखोगे। ठीक है, और टू डिफेंड करने की भी ड्यूटी है द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अप टू डू सो, कि किसी भी समय यदि आपको राष्ट्र सेवा के लिए बुलाया जाता है आप जो है वो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी फंडामेंटल ड्यूटी क्या बनती है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल। ठीक है, कि आप क्या करोगे ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज। ठीक है, टू रिड्यूस प्रैक्टिस डेरोगेटरी और टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यहां पर बोला है कि धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभाग की विविधताओं से परे रहकर आपको क्या करना है, सभी सिटीजन को लोगों के बीच में सद्भावना और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है, और महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए या महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक जो भी प्रथाएं चल रही है, ठीक है, उनका आप त्याग करो। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी फंडामेंटल ड्यूटी ये दी गई है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर एक्सरसाइज कल्चर। जो भी हमारी हेरिटेज होती है, मतलब जो कि रिच हेरिटेज है, जो कि हमारी विरासत को दिखाती है, उनके महत्व को बनाए रखोगे और उनको संरक्षित करोगे। ठीक है, और फिर बोला है टू प्रोटेक्ट करना है आपका, हर एक सिटीजन का की ड्यूटी बनती है कि आप प्रोटेक्ट करोगे, इंप्रूव करोगे नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित जो भी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा है उसको करना, सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए जो है वो करुणा रखना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट ड्यूटी क्या दी गई है, टू डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, कि वैज्ञानिक स्वभाव और मानवता और जांच और सुधार की भावना को जो है विकसित करना है, और टू सेफगार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को और एडजोर करना है वायलेंस को। ठीक है, कि आपको हिंसा को छोड़ना है। ठीक है, और जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करनी है। ठीक है, इसके अलावा बोला है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ individual and collective activity so that the nation constantly raise
टू द हायर लेवल और एंडेवर टू अचीवमेंट, ठीक है, कि जो भी व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियां हैं कि सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा की ओर प्रयास करना, ताकि जो नेशन है, आपका राष्ट्र है, जो लगातार उपलब्धियों के उच्च स्तर तक जो है बढ़ सके, ठीक है। और लास्ट आपका फंडामेंटल ड्यूटी क्या दी गई है कि प्रोवाइड करना है अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट्स और गार्डियन, कि माता पिता और जो भी गार्डियन है उसके बच्चों को 6 ईयर से लेकर आपकी 14 ईयर तक, जितने भी आयु के बच्चे हैं, जो भी आपके 6 से लेकर 14 ईयर की आयु के बीच में आते हैं, तो आप उनको कंपल्सरी शिक्षा का अवसर जो है वो प्रदान करेंगे, चाहे कैसा भी मामला हो, ठीक है, कि कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो आप उनको प्रोवाइड करोगे बाद बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। ये जो है वो आपके पेरेंट्स की ड्यूटी यहां पर बताएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका साइलेंट फीचर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में। तो ये दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेंटेन करता है, मेंशन यहाँ इस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका मेंशन किया गया है स्टेट की लाइबिलिटी, स्टेट को गाइडलाइन दी है कि और विद द ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव से, कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ताकि क्या हो सके, सामाजिक आर्थिक जो है वो विकास हो सके। यहां पर बोला है ऑल 3 गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, यहां बोला है कि वो फ्रेम कर सकती है, वेलफेयर पॉलिसीज को बना सकती है, और किसके अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, ठीक है, विद द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर जो पॉलिसी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को यहां पर यह गाइडलाइन दी गई है कि आप इस ऑब्जेक्ट से, कि आपको सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इस ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, नई नई पॉलिसीज बना सकते हो, किस लिए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ताकि लोगों की डेवलपमेंट हो सके, उनको इकोनॉमिक भी उनकी कंडीशन ठीक हो सके, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि हाउएवर ये जो पॉलिसी आप बनाओगे वो नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ होंगी, ठीक है, कि आप जो है वो किसी भी तरह का जो है वो नई पॉलिसी बना सकते हो। यहां पर बोला है कि उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि राज्य को जो नीतियां बनाने के लिए निर्देशित किया जाता है, उनमें से कुछ धन का उचित वितरण करने के लिए, या आप जब उनको इंश्योर किया जाता है कि आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करोगे या प्रोटेक्शन दोगे, किसको, वुमेन और चिल्ड्रन को, ओल्ड एज पर्सन जितने भी हैं उनको पेंशन के प्रोविजन आप बना सकते हो, लोकल गवर्नमेंट एडिक्वेट मीन्स और लाइवलीहुड टू पीपल, इन सभी के लिए आप जो है वो क्या बना सकते हो, पॉलिसीज बना सकते हो। ये स्टेट की ड्यूटी जो है यहाँ पर बताई गई, स्टेट को यहाँ पर गाइडलाइन दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद रखिए कि डायरेक्टिव मीन डायरेक्शन दी गई है स्टेट को कि आप पॉलिसीज बनाओ। फिर आपका 6 साइलेंट फीचर क्या है, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यहां पर बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ये कहता है कि ये क्या है, मिक्स्ड है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, कि ये कठोर भी है और लचीला भी है। आप कठोर किस तरह से कहेंगे और लचीला किस तरह से कहेंगे, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हम क्यों कहते हैं, तो इट इज नाइदर होल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना तो ना पूरा रिजिड है, ना ही पूरा होली फ्लेक्सिबल है, बिकॉज कुछ एक प्रोविजन दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम अमेंड कर सकते हैं बहुत इजीली, वेरी इजीली, और व्हाइल द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ओनली अमेंड द अदर, ठीक है। और कुछ एक प्रोविजन है जिनको आप अमेंड करने के लिए एक आपको बहुत ही टफ प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, आप पूरा मतलब कुछ एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसको सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड किया जा सकता है और किसी के लिए जो है स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। इसलिए बोला है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द टाइम टू टाइम और इन फ्यूचर, ठीक है। यहां पर अपेक्स कोर्ट ने भी हेल्ड किया है कि एवरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एनी ओल्ड और न्यू लॉ जो है वो जो कि वायलेट करे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं और इनवैलिड जो है वो ठहरा सकते हैं। यहां पर ये बोला है कि पार्लियामेंट को पावर तो दे दी है, ठीक है, कि आप जो है वो किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं करोगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और
कोई ऐसा लॉ है, ठीक है, चाहे वो पुराना लॉ है चाहे वो नया लॉ, यदि वो वायलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये क्या है, अमान्य है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनवैलिड है, असंवैधानिक। ठीक है। अडल्ट सफरेज क्या है? नेक्स्ट हमारा साइलेंट फीचर क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में ये बात करता है। यहां पर बोला है कि अंडर आर्टिकल 326 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बोला गया है कि ये बताया गया है द इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के बारे में, जो कि क्यों किस तरह से की जाएंगी, ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज का क्या मतलब? विच मीन कि हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी सिटीजन है हमारे इंडिया के, यदि वो 18 प्लस हो जाएंगे, उनकी एज जो है वो 18 प्लस हो जाएगी, तो उनको राइट दे दिया जाएगा कि आप वोट कर सकते हो, अपना जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुन सकते हो। ठीक है। और दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रमोट करता है पॉलिसी ऑफ वन पर्सन वन वोट, पर एक पर्सन को एक ही वोट देने का जो है वो राइट दिया गया है। इन इंडिया एवरी इंडिविजुअल जो कि 18 प्लस है और इससे अबव, मतलब 18 है और 18 से अबव एज का है, तो उसको राइट दिया गया है कि आप वोट जो है वो कास्ट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से रिलेटेड हो, कोई भी रेस, कास्ट, कलर, रिलीजन का हो। ठीक है। हर एक पर्सन को राइट दिया गया है वोट डालने का। फिर है नेक्स्ट कि इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और सॉवरन, सेकुलर एंड रिपब्लिक स्टेट, कि हमारा इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक इस तरह से होएगा, तो इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट होने का ये मतलब है कि इंडिया के सिटीजन को क्या दिया गया है, राइट दिया है कि आप जो है वो अपनी मर्जी से वोट कास्ट करके अपने गवर्नमेंट चुन सकते हो, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हो इन द गवर्नमेंट के लिए। दस द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए? उन पीपल्स के लिए जिन्होंने उनको वोट दिया। ठीक है। फिर है आपका इंडिया एज अ सोशलिस्ट स्टेट, कि हमारा इंडिया क्या है, एक सोशलिस्ट स्टेट है, क्योंकि आर्टिकल आपका, बिकॉज जो हमारी 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, वहां पर ये वर्ड ऐड किया गया था प्रियम्बल में, सोशलिस्ट। ठीक है। जो कि ये कहता है स्टेट जो है वो अचीवमेंट कर सकता है सोशलिस्ट गोल, कुछ एक सोशलिस्ट गोल है, थ्रू द डेमोक्रेटिक और नॉन वायलेंट मीन्स से जो है वो समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। फिर है कि इंडिया क्या है, हमारा सोवरन स्टेट है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया इज अ सोवरन स्टेट बिकॉज ये एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट है एंड इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी स्टेट, की हमारी इंडिया पर किसी अदर स्टेट का कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हम पहले आजादी के से पहले से हम पर कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर का था। लेकिन इस टाइम हम क्या है, सोवरन स्टेट है, हम पर किसी भी अदर कंट्री का कंट्रोल नहीं है। और जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल जितने भी अफेयर्स होते हैं जिसको हम खुद संभालते हैं, हमारी इंडिया जो है वो खुद संभालती है। ठीक है। इट मैनेज ऑल इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर फ्रीली, हम मैनेज कर सकते हैं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी अदर कंट्री की फोर्स के अलावा। ठीक है। कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स को। अब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट, कि इंडिया को हम सेकुलर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया का कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। ठीक है। यहाँ सभी धर्मों के लोग बहुत ही ज्यादा मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। और हर एक सिटीजन को राइट दिया गया है कि आप फ्री हैं, किसी भी धर्म को आप फॉलो करना चाहें, किसी भी धर्म की आप प्रैक्टिस करना चाहें, प्रोफेस करना चाहें, किसी भी रिलीजन को आप चूज करना चाहें, तो स्टेट जो है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता अमंगस द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है। किसी भी पर्सन को ये नहीं बोला जाता कि आप जो है वो इसी रिलीजन को फॉलो करो। ठीक है। तो हमारा इंडिया का एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब कि धर्म निरपेक्ष स्टेट है, जिसका अपना कोई भी धर्म नहीं। ठीक है। और फिर है कि इंडिया इज एज अ रिपब्लिक, कि इंडिया क्या है, आपका रिपब्लिक है बिकॉज इट इज नॉट रूल बाय हेरिडिटरी मोनार्च, की ये जो है वो इंडिया में रूल नहीं किया जाता बाय द हेरिडिटरी मोनार्क, वेयर एज द हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं और उनको इलेक्शन के दौरान इलेक्शन से जो है वो चुना जाता है। ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया में जो हमारे हेड ऑफ द कंट्री है या स्टेट है वो प्रेसिडेंट है और उनको इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मीन कि जब हमारे द्वारा चुने गए ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर जिसे एमएलए कहते हैं। ठीक है। और हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे लोकसभा के मेंबर को हम लोग खुद डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं ना, राज्यसभा के तो इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन वो जो डायरेक्ट इलेक्शन हमने किए होते हैं उनको वो लोग
वो लोग जो है वो आगे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, और उनका टाइम पीरियड भी फिक्स है आपके प्रेसिडेंट का, तो वो है 5 ईयर। अब नेक्स्ट साइलेंट फीचर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा, और फिक्स्ड पीरियड के लिए जो है आपका 5 ईयर। और जबकि हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि जिन्हें की रियल और एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है स्टेट का, एंड इज कलेक्टिवली, जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द इंडियन सिटीजन इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, ठीक है। कि हमारे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी है, और यहाँ जो नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो प्रेसिडेंट है, जिनको कि इनडायरेक्टली तरीके से इलेक्ट किया जाता है हमारे द्वारा चुने गए जो भी कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं, वो आगे किसको चुनते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं फॉर द फिक्स पीरियड 5 ईयर के लिए। और जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें रियल और एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो माना जाता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितना भी मैनेजमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसके लिए, और डायरेक्टली इनको इलेक्ट किया जाता है। अब लास्ट नेक्स्ट है आपका साइलेंट फीचर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, कि हमारा इंडियन जुडिशरी जो है वो फ्री है फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस की। जो हमारे ऑर्गन ऑफ स्टेट हैं, आप जानते हैं कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और हमारा जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा है, द लेजिस्लेटिव जो कि लॉ को बनाता है, टू मेक लॉ, ठीक है, और जुडिशरी जो है वो टू इंटरप्रेट लॉ, इंटरप्रेट करता है लॉ को। तो ये बोला है कि जुडिशरी को बिल्कुल फ्री रखा गया है, किसी भी अदर ऑर्गन के द्वारा या अदर ऑर्गन जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है वो किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे जुडिशरी के मामले। लेकिन कुछ एक सम फैक्ट जो है वो दिए बताए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो कि प्रूव करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, ठीक है। जैसे कि जजेस की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, आपके प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। जो भी जजेस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होंगे उनको रिमूव नहीं किया जाएगा उनके ऑफिस से, ये, और यदि रिमूव करना भी होगा तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया गया है, और वो किस बेस पर किया जाएगा, मिसबिहेवियर के बेस पर किया जाएगा। और यदि आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तभी जाके उनको रिमूव किया जा सकता है। फिर है कि सैलरीज ऑफ जजेस जो है वो काफी ज्यादा हाई होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट हैज इटसेल्फ ऑन स्टाफ, और सुप्रीम कोर्ट का अपना जो है वो स्टाफ होता है। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म। यहां पर बोला है कि न्यायिक सक्रियता के बारे में कहा गया है कि कभी भी ऐसा होता है कि कोई ऐसा मुद्दा उठ के आया, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है या कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि पब्लिक से डील करता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल कर देते हैं थ्रू द जनहित याचिका प्रणाली। और अन्य ऐसे तरीके हैं जो कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के कामकाज पर जो है वो नजर रखते हैं, ठीक है। और मैनी अदर वे जुडिशरी हैज been keeping an eye of the functioning of the legislature or executive. if यदि judiciary feel करे कि there is a need है for the some or more effective policies को और law को बनाने की किसी certain topic पर, और importance के public importance के लिए जरूरी, मतलब public importance है उस matter में, ठीक है। और judiciary जो है वो suggest कर सकती है, temporary law बना सकती है, ठीक है, और in the favor of those topic, ठीक है। ये है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म। ये यदि एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि आपका विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आया था, तो उससे पहले हमारे लॉ में किसी भी तरह का ये प्रोविजन नहीं था कि हम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला एक्ट बनाएंगे, 2013 का है, ठीक है। तो सबसे पहले ये केस आया था, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म इसे कहते हैं कि यदि ऐसा है कि कोई ऐसा लॉ नहीं है, पब्लिक को इसकी नीड है, तो हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी बेस पर लॉ बना सकते हैं। जुडिशरी के पास पावर है कि आप टेम्परेरी बेस पर लॉ बना दो। तो वहां पर बनाया गया था, 1997 का केस था, तो उस टाइम विशाखा गाइडलाइन के नाम से जो है वो ये केस जाना जाता था, और उसमें जो गाइडलाइन दी गई थी उन्हीं सेम गाइडलाइन को फॉलो किया गया और उन्हीं के बेस पर बनाया गया हमारा 2013 का सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला एक्ट, ठीक है। ये होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल रिव्यू क्या बोलता है, तो आपका न्यायिक समीक्षा क्या है, तो हमारा ये 12th साइलेंट फीचर है न्यायिक समीक्षा, कि दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द जुडिशरी अ राइट टू रिव्यू। ये जो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो राइट देता है जुडिशरी को कि आप रिव्यू कर सकते हो ईच लॉ को और फर्दर डिक्लेयर कर सकते हो कि कभी ऐसा लॉ बना भी दिया पार्लियामेंट ने जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी भी तरह से वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ की किसी भी प्रोविजन की वायलेशन करता है तो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द डिसीजन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन। ये होता है जुडिशियल रिव्यू। और इसके अलावा कुछ एक केसेस भी हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, बट ये है कि आपको कोई भी जो है, यदि आप सेशन को देख रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं, तो आप इसको छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा, केसेस बहुत हैं डिस्कस करने को, ठीक है। तो आप जो है वो ध्यान रखिएगा, क्लास को छोड़कर नहीं जाना। तो सम अदर केस लॉज हैं जो कि रिलेट करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले केस है हमारा इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रहमतुल्ला। It was held that the court that central government is authorized for taking any action against the people who have residing in India despite having not Indian citizen by acquiring the foreign citizen, ठीक है। यहां पर इस केस में ये कहा गया था कि जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है, कार्यवाही करने के लिए जो है वो एक्शन ले सकती है उन लोगों के खिलाफ जो कि विदेशी नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है ना, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। तो यदि किसी पर्सन ने बाहर जाके कि हमारे अदर देन हमारी कंट्री के अलावा किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो हमारे इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो जाती है, मतलब वो जो है वो हमारी इंडिया की सिटीजनशिप को जो है वो खो देंगे, ठीक है। और यहां पर बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ऑथराइज किया गया है, उसको पावर दी गई है कि आप एक्शन लीजिए उन लोगों के खिलाफ जो कि विदेशों में नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, करके भारतीय नागरिकता होने के बावजूद भी कहां रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे, कि उन्होंने फॉरेन कंट्रीज की सिटीजनशिप उन्होंने एक्वायर कर ली है लेकिन फिर भी वो इंडिया में रह रहे हैं, तो आप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले सकती है उसके खिलाफ। एक और केस है इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। यहां पर इस केस में हेल्ड किया गया था फंडामेंटल राइट वर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। इस केस में यह माना गया था कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और देयरफॉर दे कुड नॉट बी एब्रोगेटेड इवन बाय एन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसलिए उन्हें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी निरस्त जो है वो नहीं किया जाता, ठीक है, उनको जो है वो निरस्त नहीं किया जा सकता। एक और केस है इन द केस ऑफ एम्स स्टूडेंट वर्सेस एम्स, ठीक है। इस मामले में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एज इंपॉर्टेंट एज अ फंडामेंटल राइट एंड दैट दे कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों के रूप में महत्वपूर्ण है, उनकी अनदेखी जो है वो नहीं की जाती, ठीक है। कि यहां पर इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और किसी भी तरह से उनको हम ओवरलुक्ड नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है। एक और केस है इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ ओल्गा टाइल्स वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है आर द फंडामेंटल इन द कंट्री, ये क्या है, फंडामेंटल है। यहां पर हमने अभी देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमें गाइडलाइन दी गई है किसको, स्टेट को, कि आप जो है वो सर्टन किसी भी प्रोविजन, किसी भी मैटर को देखते हुए अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सोसाइटी जो है वो आप पॉलिसीज बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देश को के शासन को चलाने के लिए नीति निर्देशक तत्व जो कि हमारे राज्य के नीति निर्देशित तत्व हैं वो मौलिक हैं और इसलिए मौलिक अधिकारों को समझने में इसे समान महत्व जो है वो दिया जाना चाहिए। देयरफॉर इट शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल राइट, ठीक है। एक और केस है इन द केस ऑफ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू की बात की थी, ठीक है। टू हैज एक्सरसाइज द लाइन विद द सोशल वैल्यूज एंड मस्ट बी सप्लीमेंटेड टू चेंजेस ऑफ द सोशल नीड्स की। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, भले ही देखो कि केस अलग अलग होते हैं ना,
और हम एक केस को अलग अलग मतलब तरीके से पढ़ सकते हैं। यहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहां हम शायरा बानो का केस कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि न्यायिक समीक्षा सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए और जो भी सामाजिक जरूरतें हैं उनके बदलाव के लिए जो है पूरक होनी चाहिए। ठीक है, एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें हेल्ड किया था कि सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। धर्म निरपेक्षता, जिसमें हमने ये कहा कि स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है, हर एक पर्सन को इक्वल राइट दिया गया है कि आप इक्वल फ्री है वो किसी भी धर्म को अडॉप्ट करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। ठीक है, यहां तो बोला है कि इस केस में हेल्ड किया था कि सेकुलरिज्म इज अ वन ऑफ द बेसिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड ऑल्सो मेंशन दैट ऑल रिलीजन क्या है, इक्वल है फॉर द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट केस है आपका इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नारायण का। इस केस में हेल्ड किया गया था कि स्टेट जो है वो विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। की यहां पर इस केस में ये बोला कि जो स्टेट है, ठीक है, अपना स्टेट जो राज्य है वो किसी को भी सिटीजन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। इसमें ऑल्सो ये भी मेंशन किया गया था कि रूल ऑफ लॉ जो है वो इम्बॉर्डेड है इन द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक और केस है मोहनलाल त्रिपाठी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, यहां पर द मीनिंग ऑफ वर्ड डेमोक्रेसी को डिस्कस किया था इस केस में। इसका एसेंस जो है वो बताया था इस वर्ड का, डेमोक्रेसी का। इट वाज आर्ग्यूड दैट डेमोक्रेसी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि पॉलिटिकल फिलोसफी को डेवलप करता है बाय मैनी कल्चरली और पॉलिटिकली मेच्योर नेशंस को बताता है थ्रू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल। ठीक है, यहां पर लोकतंत्र की अवधारणा एक राजनीतिक दर्शन है जिससे कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित लोगों, जो भी लोकतांत्रिक रूप से जो इलेक्ट हुए हैं पीपल, उनके प्रत्यक्ष, उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की यहां बात करी गई है। इस केस में यह बताया गया था कि अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के माध्यम से कई सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से परिपक्व राष्ट्रों के द्वारा विकसित जो है वो इसे किया गया। ठीक है, मतलब यहां पर डेमोक्रेसी की यहां पर बात करेंगे। एक और केस है समथावी वर्सेस आपका स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। यहां पर सोशलिस्ट को टर्म को यूज किया गया था। द टर्म सोशलिस्ट is used to reduce income and status inequality and provide equality of opportunity and amenities। ठीक है, यहां पर जो समाजवादी शब्द है इसका प्रयोग किया गया था आय और स्थिति की असमानताओं को कम करने और अवसर देने और जो भी सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने में समानता के लिए जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये जो केस था ये सोशलिस्ट वर्ड को यहाँ पर यूज किया गया था। टर्म सोशलिस्ट का मतलब बताया था कि इसको यूज किया गया था कि हम रिड्यूस करेंगे इनकम को और सोशल इनइक्वालिटी की। अभी ऐसा होता है ना किसी एरिया में कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कि हाई क्लास ऑफ पीपल हैं, कुछ एक ऐसे हैं जो कि लो क्लास के हैं, तो हम इस जो सोशली और इकोनॉमिकली जो इनइक्वालिटी है ना उसको हम इक्वल करना चाहते हैं। ठीक है, समाजवाद का ये मतलब होता है कि जो भी असमानताएं हैं उनको कम करेंगे और हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, और एक और केस है एस स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। यहां पर स्टेट शुड प्रोवाइड इक्वल लीगल प्रोटेक्शन। यहां पर बोला है कि जो स्टेट है वो प्रोवाइड करेगा इक्वल लीगल प्रोटेक्शन ऑल सिटीजन, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो नॉन सिटीजन है इन द टेरिटरी, एंड नो वन शुड बी डिनाइड सच प्रोटेक्शन। और किसी को भी इस संरक्षण से वंचित जो है वो नहीं किया जाए। ठीक है, चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यहां पर इस केस में ये बोला था कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है, तो आर्टिकल 14 जो है वो प्रोवाइड करता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, और ये गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन को कि कॉन्स्टिट्यूशन दैट शुड नॉट अलाउ टू रिड्यूस। ठीक है, और बोला है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है। आर्टिकल 14 संविधान में सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक राइट में से जो है वो बहुत फंडामेंटल राइट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो गारंटी देता है, जितने गारंटी में से एक प्रदान किया गया है जिसको कि कम करने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आर्टिकल 14 की इक्वालिटी की बात करी गई है, तो इक्वालिटी को किसी भी तरीके से कम नहीं किया जाएगा। कभी भी कोई ऐसा मतलब कभी भी कोई भी मैटर आ जाए हम इक्वल ही
हर एक पर्सन को ट्रीट करेंगे। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया था रूल ऑफ लॉ that no one can deprive of the life and personal liberty except the procedure established by law under the आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां पर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बोला गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कानून का शासन स्थापित किया है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया को छोड़कर किसी को भी अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, और हुसैन राग खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है जिसमें बात की गई थी, यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि राइट है स्पीडी ट्रायल का ऑल्सो, ये स्पीडी ट्रायल का जो राइट है, सुनवाई का जो अधिकार है, ये आर्टिकल 21 के दायरे में आता है। ठीक है, बहुत लंबा सेशन हो गया है, लेकिन एक दो केस बचते हैं, उसके बाद हम सोर्सेस करेंगे, फिर हमारा ये सेशन जो है वो समाप्त हो जाएगा। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है ऑल द माइनिंग एक्टिविटी इन द मसूरी हिल्स को। इट वॉज इफेक्टिंग द एनवायरमेंट, क्योंकि ये इन्फेक्ट कर रही थी एनवायरमेंट को और इकोलॉजिकल बैलेंस को, और एज इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी जो हमें बताई गई है कि हम किसी भी तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये क्या है, आपकी ड्यूटी है जो कि गारंटेड की गई है अंडर आर्टिकल 51 सब प्लस ए। ठीक है, 51A सॉरी। ठीक है, मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल्ला भाई का केस है, इज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द एक्ट कैन बी चैलेंज, यदि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया जा सकता है, यदि अधिनियम में संवैधानिकता को चुनौती जो है वो दी जा सकती है, तो आर्टिकल हमारा 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी को बात करता है, तो कैन ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो उसको भी जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए, मौलिक कर्तव्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये सारे ही केस जो है वो मतलब कुछ चीजें बताते हैं, आपको वही चीज याद रखनी है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ मैटर याद रखना है कि ये केस किससे रिलेटेड था। ठीक है, इसलिए जो है वो हर एक केस के ज्यादा पूरे फैक्ट नहीं बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी है every citizen की into the India to strive toward excellence in all aspect of individual and collective activity provide under Article 15A was discussed। यहाँ पर अनुच्छेद जो 51A के तहत जो भी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी पहलुओं की उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों पर जो है वो चर्चा की गई। यहाँ पर डिस्कस किया था आपके आर्टिकल 51A को, जो कि प्रोवाइड करता है फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड केस है, ये याद रख लीजिएगा। एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है, इसमें ये जो लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज सब्जेक्ट टू द लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, यहाँ पर आपकी कानून समिति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ठीक है, जो भी आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, ठीक है, जो कि जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि वेरियस सोर्सेस कौन कौन से हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं। तो जापान है जो कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की यहाँ पर बात करता है। जर्मनी है जो कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी की बात करता है। फ्रांस जो कि कंसेप्ट ऑफ पब्लिक है। ठीक है, एक्चुअली सेशन काफी ज्यादा लंबा हो गया है इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। वैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वेरियस सोर्स जो कि इंडिया में और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग कंट्री से लिए गए थे। तो जापान से हमने क्या लिया था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, जो भी प्रोसीजर है जो एस्टैब्लिश्ड करेगा लॉ को और कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, हमने कहां से लिया, जापान से लिया। जर्मनी से हमने क्या लिया कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, की जब हमारी इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी तो हम फंडामेंटल राइट को कुछ टाइम के लिए, जब तक इमरजेंसी चल रही है, जब तक इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया है, तब तक हम उसको सस्पेंड कर देंगे। फ्रांस जो है वहां से क्या लिया गया है, कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी का जो प्रोविजन है वो कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। ठीक है, फिर है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
ये दो प्रोविजन हमने कहां से लिए, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। यूएसएसआर से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये यूएसएसआर से हमने लिया। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, कंकरेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस, ठीक है। अब नेक्स्ट है आयरलैंड से हमने क्या लिया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरलैंड वाला, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया, आयरलैंड से लिया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। कनाडा से हमने क्या लिया है, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर और वोटिंग और बेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर विद द सेंटर, ठीक है, कि केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का निहित, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन द स्टेट बाय सेंटर, ठीक है, कि स्टेट में जो भी गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो प्रोसीजर, और आपका सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई, ठीक है। और यूएसए से हमने क्या क्या लिया, काफी ज्यादा चीजें हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है, ये सारा हमने कहां से लिया, यूएसए से लिया। रिमूवल किस तरह से किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को, ये भी हमने कहां से लिया है। फंडामेंटल राइट कहां से लिए हैं, यूएसए से लिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू भी यूएसए से लिया है। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने यूएसए से लिया है। ब्रिटेन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान, और साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ, प्रोग्रेटिव रिट और कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बाइकैमरलिज्म और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो कि पार्लियामेंट को प्रिविलेज दिया है कि आप पार्लियामेंट में हैं तो आप जो कुछ भी बोलोगे, तो कहीं भी आपने कुछ भी ऐसा कह भी दिया तो उसके लिए आपको चार्ज नहीं किया जाएगा, मतलब आपके साथ कोई भी प्रोसीडिंग आपके खिलाफ नहीं चलेगी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हो रहा था तो काफी ज्यादा फीचर जो है वो बोरो किए गए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और दीज फीचर जो है वो आर फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी इमरजेंसी प्रोविजन और रिपब्लिक सर्विस कमीशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब हमने कहां से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बस ये था, भले ही ये थोड़ा सेशन लंबा था, लेकिन ये है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और लास्टली यही कहूंगी कि यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। यदि आपको इन फ्यूचर में आपको नोट्स चाहिए होंगे या कोई भी क्लासेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो तो यहाँ आपको मिल जाती है। और साथ ही साथ यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट फॉलो करने की जरूरत है। और साथ ही साथ यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।